नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कल शपथ के बाद अब मंत्रिमंडल गठन की तैयारियां जोरों पर है। न्यूज 18 के पास उन संभावित सदस्यों के नाम हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। आरजेडी कोटे से संभावित नामों में सबसे पहले तेज प्रताप यादव का नाम शामिल है। उसके बाद कुमार सर्वजीत, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आलोक कुमार मेहता, अवध बिहारी चौधरी। आपको यह भी बता दें कि अवध बिहारी चौधरी का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी इस वक्त रेस में आगे चलता हुआ, अगर वे अध्यक्ष नहीं बनते हैं तब मंत्री बनने की उनकी पूरी संभावना है। अवध बिहारी के बाद अगर किसी का नाम इस लिस्ट में आगे चलता हुआ तो वो है ललित यादव, अनीता देवी, जितेंद्र कुमार राय, अनिल सहनी, चंद्रशेखर भाई वीरेंद्र, भारत भूषण मंडल, शहनवाज, समीर महासेठ, वीणा सिंह, रणविजय साहू, सुरेंद्र राम, सुनील सिंह, केदार सिंह में से कोई एक, इन दोनों ही नामों में से कोई एक नाम हो सकता है। बच्चा पांडे और राहुल तिवारी में कोई एक नाम, वहीं कार्तिक सिंह और सौरभ कुमार में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। ये वो तमाम नाम हैं जो आरजेडी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। संभावित नाम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखाता हुआ। वहीं जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की सूची भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम है तो वो भी जरा जान लीजिए। हालांकि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप जिन नामों को देख रहे हैं, मदन मोहन झा कांग्रेस से, शकील अहमद खान, ये वो तमाम नाम हैं जो इस वक्त चर्चाओं में आगे चलते हुए। लेकिन अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू की सूची जो बनी है, उस जेडीयू की सूची में 13 नाम मंत्रियों के तौर पर होंगे। और ये 13 नाम कौन कौन से हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सबसे पहले और सबसे आगे जिस नाम की चर्चा की जा रही है वो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। उसके बाद विजय कुमार चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, लेसी सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खां और अशोक चौधरी। जबकि कांग्रेस के अगर कोटे की बात की जाए तो 4 मंत्री कांग्रेस को भी मिल सकते हैं, जिस तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, जिनमें सबसे आगे मदन मोहन झा का नाम है, अजीत शर्मा, शकील अहमद खान और राजेश कुमार राम का नाम इस वक्त आगे चलता हुआ। वहीं हम से संतोष कुमार उमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये वो नाम है। देखिए, आरजेडी कोटे से जो संभावित नाम, उन नामों की भी चर्चा आपके सामने जेडीयू की तरफ से। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इस बार पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण को ध्यान रखते हुए भी मंत्रियों का चयन किया जाएगा। जेडीयू की जहां तक बात है तो जिन लोगों के पास पहले से जो जिम्मेदारियां थी वो वैसी ही यथावत बनी रहेंगी। क्या कुछ बदलाव उसमें होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। अमित, जिन नामों की सूची हम दिखा रहे हैं उनमें जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले से जिनके पास जो भूमिका थी वो निभा सकते हैं। लेकिन आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी में जिन नामों को पुख्ता माना जा रहा है, जिन नामों पर सहमति मानी जा रही है, वैसे कौन कौन से नाम पर पुख्ता माना जा रहा है या सहमति है, उसमें जो संभावित नाम है वही दर्शकों को बता रही हैं आप। सबसे पहला जो नाम है वो तेज प्रताप यादव का है। उसके अलावा कुमार सर्वजीत जो है वो काफ़ी करीब माने जाते हैं तेज यादव के, और इस कारण से इनके नाम की चर्चा जो है वो सबसे ऊपर है। उसी तरह से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, चूँकि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और वो पुराने विधायक भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। आलोक कुमार मेहता राइट हैंड माने जाते हैं तेज यादव के, तो इनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। अवध बिहारी चौधरी चूँकि लंबे समय से वो विधायक रहे हैं और उनका नाम जो है वो मंत्री लिस्ट में भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर आरजेडी कोटे में जाता है ये बिहार विधानसभा का सीट,
तो वो विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। 25 तारीख को बतौर विधानसभा अध्यक्ष वो यहाँ पे पदभार ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे। उसी तरीके से ललित यादव हैं, ये भी काफ़ी पुराने विधायक हैं, दरभंगा सीमांचल इलाके से आते हैं। चूँकि सबसे अधिक विधायक जो हैं वो सीमांचल इलाके से हैं, तो वहाँ पे जो जातीय समीकरण साधने की कवायद है तो उसमें ललित यादव जो है वो माहिर है, तो इस कारण से उनका मंत्री बनना लगभग तय है। अनीता देवी चूँकि वो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं और लालू यादव के काफ़ी विश्वास पात्र हैं, राबड़ी देवी से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इस कारण से अनीता देवी का भी मंत्री बनना लगभग तय है। जितेंद्र कुमार राय हैं, अनिल सहनी हैं, चंद्रशेखर भी मधेपुरा से आते हैं और ये इनका भी लंबा अनुभव रहा है विधायक के तौर पे, तो इनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। इसी तरीके से भाई वीरेंद्र मनेर से लगभग 4 से अधिक बार जो है विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो रणविजय साहू वैश्य समाज से आते हैं, पहली बार विधायक बने हैं। हालांकि वैश्य जाति को साधने में ये माहिर रहे हैं, तो इस कारण से रणविजय साहू का भी मंत्री बनना लगभग तय है। सुरेंद्र राम हैं, सुनील सिंह हैं। सुनील सिंह जो है वो लालू परिवार के बेहद खास, बेहद करीब, राबड़ी देवी इन्हें बतौर अपना भाई मानती हैं, मुंहबोला भाई के तौर पे जाने जाते हैं, तो इसलिए सुनील सिंह का भी लगभग मंत्री बनना तय है। हालांकि केदार सिंह या सुनील सिंह दोनों में से एक ही शख्स जो है वो मंत्री बनेंगे। तो इसी तरीके से बच्चा पांडे हैं और राहुल अमित, इस बीच गृह विभाग को लेकर जहां बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या गृह विभाग नीतीश कुमार देंगे नहीं देंगे, इस पर क्या सहमति बनी है, इसके पीछे का पेंच क्या अभी भी फंसा हुआ है, उसे सुलझाने की कोशिश ही की जा रही है? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं, चाहे वो राजनीतिक सूत्र हो या आधिकारिक सूत्र हो, उनके तरफ से जो जानकारी मिली है, सटीक जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो मान गए हैं, नीतीश कुमार जो है उनके पास ही गृह विभाग रहेगा, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं तब से लेकर के अब तक लगातार गृह विभाग उनके पास रहा है, निगरानी विभाग उनके पास रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी वो गृह विभाग अपने पास रखना चाहते थे और यही वजह है। हाँ, जो खबर हमारे सहयोगी रवि नारायण ने दी थी वो खबर पुख्ता थी कि गृह विभाग की मांग जो है आरजेडी की तरफ से की गई थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है, छन सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव मान गए हैं कि गृह विभाग जो है नीतीश कुमार के पास रहे, प्रशासनिक पकड़ बिल्कुल, यानी कि ये बातचीत अब तय कर ली गई है और इस पर तेजस्वी यादव की सहमति भी बन चुकी है कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, लेकिन 17 मंत्री आरजेडी की तरफ से बनाए जाएंगे, 13 की संख्या जेडीयू की तरफ से होगी, 4 कांग्रेस के और 1 हम के कोटे में मंत्री पद जरूर जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। कल शपथ लेने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम ने आज ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि धन्यवाद बिहार, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर बिहारवासी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। सभी समर्थकों से आग्रह है, जश्न मनाने की बजाय काम पर लग जाइए, गरीब गुरबा को गले लगाएं और ईमानदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर बिहार को और अधिक बेहतर बनाएं। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यह ट्वीट आज की सुबह होते ही उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया। धन्यवाद तमाम उन समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, बिहार वासियों का, जिनका प्यार भरोसा उन पर है। तो बिहार की राजनीति में खेला होने के बाद से यह चर्चा बेहद गर्म है कि नीतीश की नजर अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर टिकी है। नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम के चेहरे के तौर पर आगे किया जा सकता है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश पीएम की दावेदारी को लेकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन 2024 में चुनौती जरूर दे रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। कमल का साथ छोड़कर नीतीश कुमार अब उस लालटेन को जलाने निकल पड़े हैं जिसे बुझाने की रणनीति ही बिहार वासियों को कभी रास आई थी और बिहार की जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार का कद बड़ा होता चला गया। लेकिन नीतीश कुमार की चाहत अब और बड़ी हो चुकी है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है और खुलकर ये कह दिया है कि जो 2014 में जीते क्या वो 2024 में जीत पाएंगे। सुनिए नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही कैसे पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया।
2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता कह रहे तो हैं। जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और विपक्ष को लामबंद करने का प्लान बना रहे हैं, जो अब खुलकर वो बोलने भी लगे हैं। मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। आप सब दलों को एक करेंगे? आप तो जानते हैं पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार के बयानों के कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी जैसे बड़े नेता को चुनौती दे पाएंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता उच्च न्यायालय ने झारखंड के तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों, जिनमें इरफान अंसारी, नमन विस्कल कोगांडी और राजेश कच्छप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें 4 दिन की सीआईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा के पांचारा से पिछले 30 जुलाई को 49 लाख रुपए कैश के साथ झारखंड के इन तीनों कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक तीनों पश्चिम बंगाल सीआईडी की हिरासत में हैं। पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम ने पिछले 2 दिनों तक रांची से लेकर जामताड़ा तक तीनों विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी की और अब जो राहत की उम्मीद इन विधायकों की तरफ से की जा रही थी, वो राहत नहीं मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने पीएमएलए के तहत झारखंड और छत्तीसगढ़ के 22 ठिकानों पर 2 दिन तक तलाशी ली। ये तलाशी अभियान 2 दिनों तक चलाया गया है और इस दौरान 16,655 ग्राम सोने का गहना, 671 किलो चांदी और 1 करोड़ 41 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। ये सोना, चांदी और नकदी बांग्लादेश से अवैध चैनलों के जरिए कोलकाता होते हुए रायपुर तक पहुंचे, जिसे ईडी ने अब जब्त कर लिया है। ईडी की छापेमारी से अवैध धंधेबाजों के बीच इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी खबर पटना से, जहां आवास बोर्ड की जमीन के मामले में एक बिल्डर की गिरफ्तारी की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर आवास बोर्ड मामले में बिल्डर की गिरफ्तारी की गई है। राजीव नगर थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए एक बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है। 14 भू माफियाओं पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सभी पर गिरफ्तारी की तलवार इस वक्त लटकी हुई है। एक बिल्डर की गिरफ्तारी इसमें अब तक सुनिश्चित की गई। मुंगेर पुलिस ने हाईवे के किनारे एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें 206 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने ट्रक मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कहा है कि गांजा असम से खरीदकर लखीसराय ले जाई जा रही थी। एसपी ने गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और देखिए किस बड़ी तादाद में ट्रक से ये गांजे की खेप बिहार में लाने की कोशिश की जा रही थी। असम से बिहार में ये तस्करी का धंधा चलाने की कोशिश में ये लोग जुटे हुए थे। पुलिस के अनुसार जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 20 लाख से ज्यादा है। फिलहाल आरोपियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। गांजा मिला हुआ, उसका वजन कुल 206.8 ग्राम है और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी किया गया। उसमें 3, एक चालक है, वो चालक जहानाबाद का रहने वाला है और 2 आदमी, एक आदमी कुसुरपुर थाना पटना जिला का है, एक आदमी बड़ैया थाना जिला लखीसराय का है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है और कुछ मोबाइल भी बरामद, 4 पीस मोबाइल है जो बरामद हुआ है। 18,000 रुपये नगद भी बरामद हुआ है।
और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पुलिस ने शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। दियारा के इलाके में यह कार्रवाई छापेमारी के तौर पर की गई है, जिसमें 310 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने शराब की 4 अवैध भट्टियों को भी इस दौरान ध्वस्त किया है। पुलिस नाव के जरिए गंगा पार कर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दियारा के इस दुर्गम इलाके तक पहुंची, जहां पर देखिए कैसे झाड़ियों के बीच शराब बनाने का ये धंधा यहां पर शराब तस्करों की तरफ से चलाया जा रहा था। हालांकि पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उत्पाद विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। पटना सिटी के बाद सलामी थाना क्षेत्र के NH 30 स्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम में घुसकर डकैतों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। ये तस्वीर देखिए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, कैसे टोयोटा शोरूम के दरवाजे को तोड़ा जाता है, उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान डकैतों ने कैश काउंटर तोड़कर 9 लाख रुपए कैश और 5 लैपटॉप यहां से लूट लिए। घटना का विरोध करने पर जो सिक्योरिटी गार्ड यहां पर मौजूद था, सुरक्षा के लिहाज से उसे चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने। घटना को अंजाम देने के बाद ये डकैत यहां से फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात शोरूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में लेकिन जरूर कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। और 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि जो 2014 में हुआ, क्या वो 2024 में होगा। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद हमने सोशल मीडिया पर एक पोल किया, सवाल पूछा कि 2024 में मोदी को हरा देंगे नीतीश कुमार। ट्विटर पर 2600 से ज्यादा लोगों ने अब तक अपनी राय रखी है, जिसमें 45% लोगों का यह कहना है कि हां नीतीश कुमार हरा देंगे, लेकिन 55% लोग ये मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, जबकि पता नहीं या किसी तरह का जवाब देने वाले लोगों की संख्या 0 रही। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।